है एवरीवन, दिस इज़ अज़रा शेख एंड आज हम EMRS TGT साइंस 2023 पेपर को एनालाइज करेंगे। राइट, 2023 में फर्स्ट टाइम EMRS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जिसमें ये 150 क्वेश्चंस थे और 150 क्वेश्चंस डिवाइडेड थे जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन से, रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके पास 10 क्वेश्चंस, ICT से 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10। उस टाइम पर जो साइंस डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिवाइड किए गए थे। 65 आपका स्पेसिफिक कोर जोन था साइंस का, 10 क्वेश्चंस एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी थी एंड 5 मार्क्स का आपका NEP आ रहा था, जो इस बार बढ़कर 10 मार्क का हो गया है। ठीक है, तो पुरानी बातें यहाँ पर अब नहीं करेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वगैरह अब समझने से कोई फ़ायदा नहीं। आज की बात हम कर लेते हैं। उस टाइम पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि पहले जब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी थी तो 10 क्वेश्चंस में से 40% मार्क्स लाने थे, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से 4 नंबर आपको लाने थे और उस टाइम पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.25 है, जो अभी भी 0.25 है। लेकिन अभी क्या है, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ाकर उसको थोड़ा-सा रिलैक्स कर दिया है। वहाँ पर 30 आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको टोटल में से 40% पास करना है, आपको 12 मार्क्स लाने हैं। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। बेसिकली ये आपका पुराना पैटर्न था, हम नए पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस बार जो 2025 में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको समझना है कि TGT साइंस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको टायर 2 फेस करना है। ठीक है? 1 टायर एंड टायर 2। देखिए, जो 1 टायर है इसको करने के बाद जब आप इसको क्वालीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये नेचर में क्वालीफाइंग है, बस आपको इसको क्वालीफाई करना है। इसको क्वालीफाई करने के बाद आप एंटर करेंगे टायर 2 में। अभी जो एग्ज़ाम की डेट आई हुई है 13, 14 या फिर 21, इन तीनों डेट में से एक डेट में आपका एग्ज़ाम होगा EMRS का। ये दिसंबर 2025 के लिए डेट दी गई है। इन डेट में जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो टायर 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, राइट? अब टायर 1 में होना क्या है? यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, दैट मीन्स कि आपको 120 मिनट्स वहाँ पर मिलेंगी। ये क्वालीफाइंग है, इसमें आना क्या-क्या है? यहाँ पर भी अलग-अलग पार्ट्स में पेपर डिवाइड, जैसे मैंने आपको TGT में बताया था, तो यहाँ पर भी आपका पार्ट 1 में, लेकिन इसमें सेक्शंस नहीं है इस तरीके से कि आप एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद दूसरे में नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर होगा। पार्ट 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर आपके पास रीजनिंग एबिलिटी होगी जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, राइट? पार्ट 3 में आपके पास नॉलेज ऑफ ICT, यहाँ पर मैं ICT लिख रही हूँ, ये भी आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। देन टीचिंग एप्टीट्यूड, 4th पार्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चंस है। लास्टली आपके पास पार्ट 5 है जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है और ये डोमेन में आपका साइंस वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ साइंस नहीं आ रही है। टायर 1 में आपका कहीं साइंस से कोई लेना-देना ही नहीं, ये सिर्फ जनरल पेपर है आपका। यहाँ पर जो डोमेन है उसमें ए वाले पार्ट में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के। सो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी क्या होती है? यहाँ पर केस स्टडीज़ वगैरह आती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बी वाला पार्ट है NEP का और NEP में आपके पास 10 क्वेश्चंस है, तो टोटल मिलाकर जो जनरल पेपर है ये 100 मार्क का है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका क्वालीफाइंग है। बट इसको क्वालीफाई करने के लिए, इस पूरे पार्ट को क्वालीफाई करने के लिए आपको क्वालीफाई करनी होंगी लैंग्वेजेस, जो आती है पार्ट 6 के अंदर। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर आपकी लैंग्वेजेस आती हैं। ये क्वालीफाइंग है, लेकिन इनको क्वालीफाई करने के बाद ही आपकी ये क्वालीफाइंग होगी। आप समझ रहे हो? तो क्वालीफाइंग का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास 3 लैंग्वेजेस है। देखिए, जनरल इंग्लिश तो सबके पास आ रही है 10 मार्क की, ठीक है? बी में आती है आपके पास जनरल हिंदी, तो यहाँ पर जनरल हिंदी हो गया आपके पास 10 मार्क की। सी के अंदर आपके पास आती है रीजनल लैंग्वेज, वो आपकी कोई सी भी हो सकती है। जो वहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस आपको दी गई हैं, उनमें से आप चूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज भी आपकी हिंदी की है, ठीक है? इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा यहाँ पर, लेकिन मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जनरल हिंदी आपकी आ रही है। तो 10 मार्क हो गए, तो 10 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन। अब पहले आपको क्या करना है कि जब आपका एग्ज़ाम पेपर चेक होगा तो वो क्या करेंगे एग्ज़ामिनर, वो देखेंगे कि क्या 30 में से आपके 12 नंबर आ गए। अगर आपने 30 में से 12 नंबर क्रॉस कर लिए, तो फिर आपके इधर जाएँगे और चेक करेंगे कि आपने फर्स्ट इन सब में क्या किया, कितने मार्क्स आ रहे हैं। इन सब को आपने क्वालीफाई कर लिया, तब आपका नाम आ जाएगा कि आपने टायर 1 को क्वालीफाई कर लिया, अब आप टायर 2 की तरफ चलिए। लेकिन अगर आपने ये लैंग्वेज ही क्वालीफाई नहीं की, अगर आपके 12 से कम नंबर रह जाते हैं, तब आपका ये वाला पार्ट जो टायर 1 का क्वालीफाइंग पार्ट है, ये भी चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो इस बात को ज़रा आपको ध्यान में रखना है। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस-किस तरीके से EMRS क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने DSSB का एग्ज़ाम पेपर एनालाइज़ किया, तो उससे हमें एक जनरल आइडिया मिला कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 का जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो आपका 1 अप्रैल 2010 में फोर्स में आया, उसके अंदर यहाँ पर क्या चीज़ें सही हैं। द एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से आपका एप्लीकेशन हुआ है आर्टिकल का, तब से जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें पूरे इंडिया की तरह अप्लाई होने लगी हैं। Elementary education in this act is defined as education from class 1 to 6। 1 to 6 भी नहीं, 1 to 8 था यहाँ पर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। The act provides for free education to all children up to age of 16। 16 एज नहीं है यहाँ पर, 14 एज है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं उनमें बच्चों की एज कितनी ली जाती है फॉर फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑफकोर्स 4 बचेगा। नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉर द लेक ऑफ एज प्रूफ, कि आपके पास अगर एज प्रूफ नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आलमगीर नामा इज द क्रॉनिकल ऑफ रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर। तो ये आपका औरंगजेब के टाइम पर लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023 द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल हैज सीन अ डिक्लाइन। किस चीज़ में डिक्लाइन देखा, 2021 इन कंपैरिजन टू 2013-14 से अगर हमने कंपेयर किया तो 2021-22 में हमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कम मिला। किस वाली चीज़ में कम मिला, अपर प्राइमरी में, ठीक है। प्राइमरी में नहीं मिला, सेकेंडरी में। अब आपका काम क्या है, प्राइमरी की स्कीम क्या होती है, एसएस से प्राइमरी की स्कीम है, सेकेंडरी की एजुकेशन स्कीम की आरएमएस से। तो आपको ये स्कीम के बारे में ही पता होना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए आपकी रूस आ जाती है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, तो एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, उसको जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अपर प्राइमरी था, तो ओनली बी में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। परमानेंट, प्राइम मिनिस्टर परमानेंट नहीं होता, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नर नहीं होता, सिविल सर्वेंट परमानेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन आंट बाइट्स अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट टू द ह्यूमन स्किन। क्या इंजेक्ट करती है, इट इंजेक्ट HCOOH, फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। और कुछ अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पर नेटल स्टिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेटल स्टिंग, ये भी आपका फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती है। दूसरा एक चीज़ और समझ लीजिए कि फॉर्मिक एसिड जब आपके इंजेक्ट कर देती है कोई भी इंसेक्ट या कोई भी आंट वगैरह, तो उससे क्या होता है, आपको न्यूट्रलाइज़ करना होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पर घर में हमारे सोडा होता है, तो हम NaHCO3 लगा देते हैं, जो आपका बेकिंग सोडा है। इसको लगाने से रिएक्शन न्यूट्रलाइज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस मिलेगा तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इन विच कंट्री इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट, IIT कैंपस कहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका तंजानिया में बन रहा है, जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर। अगर आप अफ्रीका का मैप देखें ऐसे करके, तो इस वाली साइड में आता है तंजानिया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये IIT मद्रास बना रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्री करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है यहाँ पर, तो करेक्टली मैच कर रहा है रावोनिया, साउथ अफ्रीका। वर्सिलीज आपका फ्रांस के अंदर आता है। और देखिए वर्सिली से ना आपको ट्रीटी ऑफ वर्सिली याद आ जाना चाहिए। ट्रीटी ऑफ वर्सिली कहाँ पर हुई थी, ये फ्रांस में ही। ऑफकोर्स जब 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 की एंडिंग हुई थी, तो जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था, जहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आया था जर्मनी में। तो ये जर्मनी से रिलेटेड नहीं है, जगह फ्रांस के अंदर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सेंट पीटर्सबर्ग आपका रशिया में है, ये रशियन रिवॉल्यूशन की एक हिस्टोरिकल साइट है। एंड नूरमबर्ग आपका जर्मनी में है। सो इसका सही आंसर होगा रिवोनिया, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज अवार्डेड पद्मा भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कुमार मंगलम बिरला। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन हॉकी टीम वॉन द टोर्नियो डेल सेंटेनेरियो 2023 टाइटल, ये इंडिया को मिला है हॉकी टीम में वीमेन का। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गिट्यूडनल वेरी लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ये आपका डोन्स इसका आंसर होगा। एक बेसिक एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है 6 to 8 एटलीस्ट आप लोग को ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। टीजीटी साइंस एग्जाम के लिए एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री की भी और ज्योग्राफी की भी 6 क्लास से 8 क्लास तक आपको पढ़नी चाहिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपका रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट आ जाता है। देखिए पार्ट 2 में अब आपका रीजनिंग एबिलिटी आया। यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चंस है जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके आंसर भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। जिस बच्चे को किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर कमेंट में बता दूँगी। अदरवाइज़ इसकी अलग से वीडियो बनेगी एक, क्योंकि ये पार्ट मुझे अभी नहीं सॉल्व करना, साइंस वाला पार्ट पहले आपको सॉल्व करना है। ऑलरेडी ट्रिपल एसबी में मैं आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट कर चुकी हूँ। सो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर आईसीटी से स्टार्ट करते हैं, आपका नॉलेज डोमेन भी कवर करना है। तो नॉलेज यहाँ पर सबसे पहले नॉलेज ऑफ आईसीटी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल में देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता था तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर पीडीएफ दिया है, आप सभी लोग पीडीएफ पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी ये पीडीएफ से कर रही हूँ। सो पीडीएफ में कोई ऑडियो तो नहीं होता है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बाकी सारे आपकी ऑडियो फाइल होती है, वेव आपकी हाई क्वालिटी ऑडियो फाइल होती है। फ्लैक में भी हाई क्वालिटी आता है, MP3 तो हम जानते हैं, हम सब लोग यूज़ करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट टू मोस्ट डेवलप प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कुछ जगह पर इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे दिया है कि ईएमआरएस ने इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन का, और ईएमआरएस ने भी इसका आंसर यही दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। तो ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। एंड्रॉइड आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटे, असेंडिंग सॉरी, यहाँ से छोटे से बड़े की तरफ अब हम जाएंगे। सो इसमें देखिए किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, तो किलोबाइट को यहाँ पर लेसर देन दिखा रखा है, ठीक है? किलोबाइट लेसर देन मेगाबाइट, ठीक है? मेगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपके आ जाएगा गीगाबाइट। तो ये तो गलत हो गया, गीगा तो शुरू में नहीं आएगा। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ये सही है। किलोबाइट के बाद गीगाबाइट नहीं आएगा क्योंकि मेगाबाइट यहाँ पर आएगा। सो थर्ड ऑप्शन होगा। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर, एस को जरा ध्यान देना, एस से क्वेश्चन हो जाएगा, एस फॉर सिक्योर, ठीक है? जब भी हम कहते हैं आपसे कि HTTP आपको लिखा मिले तो उसी साइट को आपको ओपन करना है। अगर एस के साथ कोई साइट नहीं बनी हो उसको ओपन नहीं करना, वो सिक्योर नहीं होती है। सो एस फॉर सिक्योर। सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज पॉपुलरली पेस्टिंग। ये पेस्टिंग तो सभी करते हैं, तो कंट्रोल पेस्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल एंड वी। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, तो कनेक्ट करती है चीज़ों को, तो नेटवर्किंग डिवाइस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन? कब वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है हमारी डिवाइसेस में? जब हम ईमेल अटैचमेंट, ये तो एक इंपॉर्टेंट जरिया है वायरस के इन्फेक्शन का, ऑनलाइन प्रिंटर में नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है क्योंकि नहीं पूछा है, लीस्ट पूछा है, लीस्ट थ्रेट। तो ऑनलाइन प्रिंटर में इतना थ्रेट नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस जो मॉडेम वगैरह होते हैं वो भी आपको थ्रेट पहुंचाते हैं, आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं वायरल का आपकी डिवाइस में। एंड डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर भी आपका इन ये वायरल इन्फेक्शन दे सकते हैं। वायरस इन्फेक्शन ये वो नहीं ह्यूमन बॉडी वाला, आप समझ रहे हो, कंप्यूटर की बात हो रही है। सो यहाँ पर ऑनलाइन प्रिंटर में रिस्क कम है, तो यही आपका आंसर है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टैब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर स्कूल के अंदर, स्कूल कैंपस में? तो 20 कंप्यूटर स्कूल कैंपस छोटा सा एरिया है तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है? ये जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया या वाइड एरिया, पर्सनल तो अपने घर की बात हो जाती है, आसपास में हम एक दो कंप्यूटर कनेक्ट कर लें, ये अपना मोबाइल डिवाइस, अपना आईपैड, लैपटॉप, ये सब एक जगह कनेक्ट कर ले, दैट इज ऑल्सो पर्सनल एरिया का। लेकिन ये जो आपका डब्लू है ये तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है? ये तो वर्ड टू वर्ड भी हम मतलब कंट्री टू कंट्री भी कह सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क आप समझिए कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन कौन सी? कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे, माउस से, प्रिंटर से तो वापस चीज़ें आती हैं तो प्रिंटर नहीं होगा। सो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल। पहले रूल्स प्रिंसिपल्स बता दिए हैं, उसके बाद एग्जाम्पल साइट किया है। तो ऐसा कब करते हैं हम? डिडक्टिव अप्रोच में, ठीक है? डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि पहले आपको एक फॉर्मूला बता दिए, फॉर एग्जाम्पल A+B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर टीचर कहेगा A² + B² + 2AB, ये उन्होंने बता दिया। फिर A और B की वैल्यू रखने को कहा, इसको सोल्व कर दो। तो ये तो होता है आपका डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ, देखो कुछ सेंटेंस है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ठीक है? ही इज गोइंग, वह जा रहा है। शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग, एंड दे आर डांसिंग। तो हम ये चीज़ें कह रहे हैं यहाँ पर।
तो बार-बार जब आपके सामने एक सिंगल टाइप की वर्ब आपको मिलेगी तो आप कहोगे कि ये जो आईएनजी वाली चीज़ें हैं और इज़ वाली चीज़ें हैं, इनका कहीं न कहीं एक साथ कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से जब हम थ्योरी को फॉर्मूलेट करते हैं, किसी फॉर्मूला को फॉर्मूलेट करते हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को फॉर्मूलेट करते हैं, वो आपकी इंडक्टिव अप्रोच होती है। बट यहाँ पर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज इफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक से क्या फ़ायदा नहीं है? सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनएक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज अ सिलेबस, ठीक है। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल, ये तो सही है। दीज मे नॉट सूट इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक होती है वो लर्नर के इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को मैच नहीं करती, तो ये एक एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्लीट द स्टेटमेंट। इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न मीन्स नथिंग हैज़ बीन टोल्ड, कुछ भी नहीं पढ़ाया, इट मीन्स कुछ भी नहीं पढ़ा। अ क्रिएटिव स्टूडेंट वो होता है जिसके पास ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने आइडियाज़ की। विच काइंड ऑफ आईसीटी टूल इज़ नॉट सफिशिएंट, इज़ नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। देखिए, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? जब सारी चीज़ें लर्नर खुद से करता है, अपने आप सीखता है, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है, तो लर्नर सेंट्रिक होगा। यहाँ पर सिचुएटिंग होता है साइमुलेशन, मतलब आपके पास जो टूल्स होते हैं जहाँ पर आप लैब के प्रैक्टिकल्स वगैरह साइमुलेटेड तरीके से कर सकते हो, जैसे वीआर, आपकी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या वीआर टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिव तो कभी भी लर्नर सेंट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव का काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी, डीप सीक या फिर आपका ग्रोक, ये सब क्या कर रहे हैं? हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे हमारी नॉलेज अच्छी नहीं हो रही, इससे हम डीप पैसिव होते जा रहे हैं, ठीक है। डीप सीक से हम ज़्यादा लर्नर नहीं बन रहे, हम डीप पैसिव होते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ कंप्लीटली डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये एक लर्नर का काम नहीं है आईसीटी टूल को यूज़ करने का। लर्नर का काम होता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से चीज़ों को यूज़ करना। सो ये इन्फॉर्मेटिव टूल्स लर्नर सेंट्रिक नहीं होते। कम्युनिकेटिव भी इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, इन्फॉर्मेटिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है समेटिव, असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पर फॉर लर्निंग है जो एनईपी में बार बार मेंशन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, बिल्कुल सही। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो हम क्लास के दौरान ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन बच्चे से यूनिट टेस्ट लेते हैं, छोटे छोटे क्लास टेस्ट लेते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट। कंटिन्यूअस फीडबैक देते रहते हैं कि बेटा आपने ये गलती की है, यहाँ पर ऐसे सुधार कर सकते हो, ये सब चीज़ें। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। हमें लग रहा है कि बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक फील कर रहा है या बच्चा किसी सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा है, तो अब उसका दूसरी तरीके से उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। इट अलाउज द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन दियर वर्क। जब हम टेस्ट कॉपी बच्चों को बांट देते हैं कि चलिए आपने आंसर दे दिया, अब आपका रिजल्ट ये रहा, देखो इसमें कहाँ कहाँ आपने गलती की थी, तो बच्चे उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, कैसे वो इम्प्रूव करेंगे। तो ये भी होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इट इज़ अ जजमेंटल, जजमेंटल नहीं होता, इवैल्यूएटिव। जजमेंटल कौन सा होता है? समेटिव जजमेंटल होता है, ठीक है, समेटिव। और समेटिव को क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर यहाँ पर ऑफ होता तब ये आंसर आपका जाकर सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने पूछा नहीं, तो नहीं में तो यही वाला गलत होगा, तो डी यानी कि 4 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। Identify the statement which is not correct. Every supply type test item can be converted into selection type item. अरे, not correct. Extended response item is an essay type item. Objective type of item are more preferable in measuring creative ability, तो गलत है। क्रिएटिव एबिलिटी के लिए तो हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चा अपनी थिंकिंग, अपने आइडियाज़ को वहाँ पर लिखता है, तो वो क्रिएटिव। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कहाँ से क्रिएटिविटी? 4 तो ऑप्शन ही है, उनमें से एक चूज़ करना है, तो कहाँ से बच्चा क्रिएटिव होगा? अपनी ओरिजिनल थिंकिंग कैसे लेके आ सकता है? मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज़ ए फॉर्म ऑफ मल्टीपल, ये भी आपका सही है। इसमें पूछा है नहीं, तो बस यही गलत हो जाएगा। विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आता है जब आप जिम्मेदारियां देते हो, ठीक है, तो वो आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिट टेस्ट में क्या नहीं होता? रिजल्ट शेयर विद पेरेंट्स के साथ रिजल्ट शेयर होते हैं। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर कॉम्पिटेंसीज, टोटली कंट्रोल्ड बाय टीचर, बिल्कुल। और यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, ये नहीं होता है, बिल्कुल सही। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपके फॉर्मेटिव जैसे हम यूनिट टेस्ट क्लास में ले रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? आप लोग को ये समझना होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम में, जैसे सीबीएसई बनाता है 10th एग्जाम के लिए, सो उनके वैलिडिटी हम चेक करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप लोग को ये टर्म नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब ध्यान में भी नहीं रखना आपको, बस ये समझ लीजिए कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? कौन सा इनमें से लीस्ट लाइकली फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है? देखिए, रेडीनेस अगर होगा तो आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी, मतलब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैचुरेशन, आपकी एज के मुताबिक हम सिलेबस तैयार करते हैं। 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का सिलेबस उसकी एज के मुताबिक, 12th का फर्स्ट क्लास के बच्चे को उसकी एज के मुताबिक। इमिटेशन, कॉपी करना ज़रूरी है, टीचर की स्किल्स को कॉपी करना ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत सारी सोशल स्किल को कॉपी करना ज़रूरी है। बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके लर्निंग को इफ़ेक्ट नहीं करती। हालाँकि ये एक उसका पार्ट होता है, लेकिन ये लर्निंग को लीस्ट लाइकली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? नाउ अब आ जाते हैं आपके साइंस डोमेन पर, और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 65 क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए यहाँ पर C1 C2 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। C1 यहाँ पर 3 बॉन्ड्स आपके हाइड्रोजन के, ये हो जाएगा sp3। अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड मिल गया है, तो डबल बॉन्ड हम समझ जाते हैं sp2, लेकिन 2 टाइम्स अगर मिलता है तो वहाँ पर sp रह जाता है। इस C में आपके पास एक डबल बॉन्ड इस साइड में मिल रहा है, तो ये भी आपका sp2 हो जाएगा, फिर sp3। तो इस तरीके से आपका आंसर 3 आ जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा आपके प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि पॉल्यूटेंट कितने तरह के होते हैं। प्राइमरी जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं, और सेकेंडरी होते हैं जो रिएक्शन करने के बाद आते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्रोल करने का मेजर नहीं है। फ्लशिंग ओजोन इनटू एटमॉस्फेयर एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स में, ये तो बिल्कुल सही है, तो हमें करना चाहिए ताकि हम उसको रोक सकें। कंट्रोलिंग द सोर्स, ये भी हमें कंट्रोल करने चाहिए। ऑटोमोबाइल से NO2 निकलता है, जिससे आपकी एसिड रेन भी होती है, आपका एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता है। प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स लाइक पाइनस जूनिपर, ये अच्छे प्लांट्स होते हैं, इनको भी लगाना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत है ए वाला, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल इंस्टेंटली प्रोड्यूस ए वाइट प्रेसिपिटेट विद ल्यूकास रीजन? ल्यूकास रीजन जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिसमें पानी नहीं होता, ZnCl2, उन दोनों को मिला के हम ल्यूकास रीजन कहते हैं। ये जब रिएक्शन करते हैं किसी भी टर्शियरी अल्कोहल के साथ या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, तो वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वाइट कलर का। टर्शियरी के साथ बहुत जल्दी होता है, इंस्टेंटली होता है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है इंस्टेंटली, तो हमें ढूंढना है टर्शियरी। हमें ये पता है कि प्राइमरी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल के पास रेजोनेंस एबिलिटी होती है। वैसे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन रेजोनेंस एबिलिटी की वजह से यहाँ पर ये आपका ल्यूकास रीजन शो करेगा। फिनोल नहीं करता, ध्यान रखना है, ये प्राइमरी है, ये भी नहीं करेगा। यहाँ पर एलाइल आ जाएगा, ठीक है, एलाइल ग्रुप होने की वजह से, तो सेकेंड यहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड आंसर। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लीन वाटर की कितनी होती है? लेस देन 5। क्वेश्चन नंबर 46, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपकी होती है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में एक ही पॉपुलेशन के अंदर रैंडम चेंज आ जाता है, ठीक है, रैंडम चेंज आ जाता है। ये रैंडम चेंज चांस से होता है, ठीक है, ये रैंडम चेंज होता है आपकी किसी चांस से, ऑफ कोर्स रैंडम है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन की वजह नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि रैंडम चेंज कैसे होता है? एलील्स फ्रीक्वेंसीज विद इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन और स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 47, एक्टिविटी बेस्ड है। 2 हेल्दी प्लांट्स यहाँ पर ले लिए हमने, उनको सील जार के अंदर रख दिया। फर्स्ट सेटअप के अंदर आपने KOH रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सेकंड में आपने ऐसे ही छोड़ दिया। अब वहाँ पर लीव्स डाल दी, स्टार्च का टेस्ट करना है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है KOH, ये एक्टिविटी आपकी NCERT में गिवन है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर जब CO2 अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा तो क्या करेंगे? वहाँ पर स्टार्च एब्सेंट होगा, और क्या होना है? उसके बाद अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी सेम, तो नहीं होगा, स्टार्च का अमाउंट विल बी मोर भी नहीं होगा, लेस होगा, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले सेटअप में जहाँ पर हमने KOH रखा था, उस सेटअप के अंदर CO2 नहीं रही, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने, इसीलिए CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं बची, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसीलिए पहले वाले सेटअप में लेस स्टार्च होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द पेयर्स ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ केलस टू डिफरेंशिएट। केलस के लिए होता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर है आगे 49,
इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक CO2 गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है देखिए यहाँ पर ये किसी बच्चे ने लिखा भी है कि CO2 से C6H12O6 यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो थर्ड आंसर सही है। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, अच्छा इसको मैं आपको बताती हूँ, ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो एक याद रखना है आपको NRC, एक याद रखना है यहाँ पर DMC, ठीक है बस। DMC डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, NRC नो मेम्ब्रेन राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोसोम्स में, ठीक है सेंट्रियोल्स जो होते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा है डबल मेम्ब्रेन सिंगल, तो डबल ढूंढेंगे पहले, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंगल, तो सिंगल का एक है SEVG, मैंने याद किया था SEVG, तो यहाँ पर होता है आपका वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंगल हो जाएगा, और राइबोसोम्स में आपका, राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन लेस, तो राइबोसोम ये आपका फर्स्ट आंसर सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सिंगल मेम्ब्रेन राइबोसोम तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो फर्स्ट आंसर आपका सही है। फोर लिम्स ऑफ कैट्स यूज्ड इन वॉकिंग, वेल्स यूज्ड इन स्विमिंग, बैट्स के यूज होते हैं फ्लाइंग में। तो अलग अलग काम कर रहे, अलग अलग स्पेसीज हैं। तो ये कौन सा होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये मानते हैं कि पास्ट में कभी बहुत पुराने एंसेस्टर्स हम एक साथ रहे होंगे, हम एक स्पेसीज रहे होंगे, धीरे धीरे करके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से हम अलग अलग प्रजाति में बन गए, जहाँ पर हमारे जो कैट्स हैं वो अपने फोर लिम्स को चलाने के लिए यूज़ करने लगे, इंसान आगे अपना अलग यूज़ करते हैं, व्हेल्स क्या करती हैं, स्विम करती हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं इन प्लांट्स टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट इज ट्रांसफर्ड इनटू ए मीडियम। आप एक्सप्लांट को किसी अदर मीडियम में ट्रांसफर करते हो, उस मीडियम में क्या होना चाहिए। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर आपने कभी टिश्यू कल्चर देखा हो तो इस तरह की एगार की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में भी, अदर लैब्स में भी जहाँ पर ये कल्चर होता है। तो उन एगार प्लेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं टिश्यू कल्चर करने के लिए, जो भी एक्सप्लांट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम अपने मीडियम के अंदर डालते हैं ऐसी चीज़ें जिससे वो ग्रो कर सके। वहाँ हार्मोन होना ज़रूरी है, शुगर का होना ज़रूरी है, विटामिन्स का होना ज़रूरी है, और एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड से क्या होता है, वो प्रोटीन के लिए। फैट्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसी से कर सकते हो, क्या फैट्स की ज़रूरत नहीं है। सो बी और सी ये आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन एंड सेलुलोज, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोलिपिड, लिग्निन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोलिपिड। सेमिनल प्लाज्मा ये आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपको क्या देखना है, यूनिसेलुलर प्लांट्स, अर्थवर्म, इंसेक्ट, इन सब में। देखिए हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं सबसे हमारा फैमिलियर ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर फिश को हम गिल्स से मिला देंगे, बस इसी से आपका आंसर हो जाएगा फिश। यहाँ पर है आपका 6 का F, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर लंग्स और स्किन दोनों के साथ रेस्पिरेशन फ्रॉग में होता है, तो ये इसके साथ मिलेगा। उसके बाद है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये आपका हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में होता है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यस। नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा इस स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर आपके स्टमक के लास्ट में होता है। ऐसे बहुत सारे स्फिंक्टर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिपेटोपैनक्रियाटिक है कि जब कॉमन बाइल डक्ट इधर से आ रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट इधर से आ रही है, दोनों मिलती है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी में, इनकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एरिस्टोटल ने कहा कि मैंने देखा जब मीट कोई पड़ा होता है तो उस पर मैगोट इकट्ठा हो जाती है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है नॉन लिविंग की वजह से भी, मतलब स्पॉन्टेनियसली जनरेशन होता है। फिर आते हैं लुईस पाश्चर, कहते हैं नहीं नहीं आपकी बात गलत है, बायोजेनेसिस होता है। बायोजेनेसिस मतलब पुरानी कोई लाइफ होगी, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने बताया कि देखो अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें, उसके अंदर कुछ भी ना जाने दें, तो तब वहाँ पर लाइफ नहीं ओरिजिनेट होती। ये लुईस पाश्चर ने कहा। एस एल मिलर आते हैं। एस एल मिलर 1953 में कहते हैं कि ओरिजिन जो होती हुई है लाइफ की, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में CH4 है, हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने 4 गैसेस ली और उनको बताया कि देखो इनको जब हम मिलाते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग मॉलिक्यूल बन जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये जो थे ना आपके ऑपेरिन हेल्डेन, इन्होंने कुछ अलग ही बात कही थी। ये 1920 में इन्होंने अपनी बातें रख दी थी, ऑपेरिन हेल्डेन ने, कि प्रीबायोटिक सूप थ्योरी होती है पुराने ज़माने में, बहुत पहले जब हमारा ओशियन था, ओशियन के सेंटर में एक ऑर्गेनिक सूप था, उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं, इनको आप मिला लीजिएगा। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मेड फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले न्यूरल ट्यूब। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हार्ट के साथ न्यूरल ट्यूब होती है जिससे फर्दर आपका ब्रेन बनता है। तो पहले आपकी न्यूरल ट्यूब बनती है, उसके बाद जाकर हार्ट बनता है। हार्ट अलग बनता है, न्यूरल ट्यूब से ब्रेन बन जाता है। अरेंज द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा अच्छा,
क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले हमने सेला देखा, ठीक है? सेला सब बच्चों को याद होगा, सेला एक लैटिन लैंग्वेज से बना था। सेटल लैटिन लैंग्वेज में सेला कहते हैं, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, और लिटिल रूम को हम कहते हैं सेल। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक पहले आएंगे, यहाँ पर आ सकते हैं। ब्राउन तो नहीं आएंगे, न्यूक्लियस दिया था। ल्यूवेनहॉक ने क्या बताया यहाँ पर? ल्यूवेनहॉक ने बताया लाइव सेल के लिए, कि लिविंग सेल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। रॉबर्ट ब्राउन उनके बाद आते हैं, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस से हमें बहुत सारी चीज़ों में हमारी डिस्कवरी, मतलब बहुत ईजी हो गई हमने सेल को पढ़ना। फिर आ जाते हैं, उसके बाद विर्चो नहीं आएंगे, विर्चो लास्ट में आएंगे। फिर आ जाते हैं शिल्डन श्वान, शिल्डन श्वान के बाद वर्चो। वर्चो ने कहा था ओमनी सेलुलर सोलुला। शिल्डन श्वान ने सेल थ्योरी दी। जाकर सेल की चैप्टर पढ़िएगा, वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीड डेवलप्स होते हैं ओव्यूल से। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो फ्रूट ओवेरी से डेवलप होता है, ठीक है? कोटिलेडन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, जैसे चना में डाइकोटिलेडन होता है, मोनो कैसे ये सब बनते हैं, स्पोर्स कहाँ पर होते हैं, फंगस वगैरह में, ध्यान रखिएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन केस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट में, सबसे पहले हम चीज़ों को प्रिवेंट करें, ठीक है? हमें यूज़ नहीं करनी, फिर अगर आपने कर लिया तो रीयूज़ करें उसको। अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो ख़राब होने, आप उसको रिसाइकिल करें, फिर डिस्पोज कर दें। तो ये प्रॉपर तरीका है। कुछ प्लांट्स में है वो बहुत मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर होते हैं एक ही जगह पर, तो उनकी बॉडी मोनोशियस हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम होमोथैली कहते हैं। हेटेरो नहीं कहेंगे, हेटेरो अलग अलग कैसे हो जाएगा? दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जगह पर, तो हेटेरो तो नहीं होगा, होमो हो जाएगा। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ब्रीडिंग क्रॉप्स हैं, हाई लेवल का विटामिन उनके अंदर डाला, जैसे कि हम हेल्दियर फैट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपने सुना होगा ना हिडन हंगर, कहीं नाम सुन रहे होगे न्यूज़ वगैरह में ज़रूर, हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी चल रही है, तो हम क्या करने लगे हैं आज के टाइम में, ये बायोफोर्टिफिकेशन करने लगे हैं। हमारे पास जो राइस वगैरह आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर मिनरल्स ऐड होके आते हैं, ताकि हमारी जो डेफिशिएंसीज है ये ख़त्म हो जाए। क्रॉपिंग सिस्टम सच एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारे हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड का, फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, ये वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, यील्ड क्रॉप की बढ़ जाती है, सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। चूज द करेक्ट रूट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट, किडनी से हार्ट की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है ना, किडनी से हार्ट की तरफ, किडनी तो यहाँ कहीं होगी, हार्ट इधर की तरफ है। अब नीचे की तरफ से जा रहा है इंफीरियर वेना केवा, आपको पता है कि हार्ट वाला स्ट्रक्चर पड़ा है, सुपीरियर वेना केवा ब्रेन की तरफ से आता है ऊपर वाले पार्ट से, नीचे की तरफ से जो वो लेके जाती है इंफीरियर। तो सबसे पहले अगर किडनी से निकल कर जा रहा है तो रीनल क्या होगा, रीनल वेन होना चाहिए, आर्टरी नहीं, रीनल वेन। रीनल वेन के बाद आएगा इंफीरियर, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फोर्थ। पहले रीनल वेन से निकलेगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लू कलर का ब्लड है। अभी किडनी ने फ़िल्टर तो कर दिया, लेकिन किडनी इसका CO2 थोड़ी निकाल रही है। किडनी तो ने तो अपना उसका ऑटो ऑक्सीजन में यूज़ कर लिया। CO2 तो ब्लड के साथ है, CO2 को कौन करेगा? लंग्स करेगा उसको जाकर सही। तो रीनल वेन ने यहाँ पर लिया, रीनल वेन लेके जाएँगे इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए हार्ट में पहुँच जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। Question number 66. Which of the following statement about the alternating current flow in a pure resisting electric current is true? देखिए आपको ना alternating current and DC ये डायरेक्टिक करंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वहाँ पर हम लाइट को लॉन्गर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? सिटी से डिस्टेंस लंबी दूरी तक चल सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव करंट में हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा लॉस होता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें, तो ये डिपेंड होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ होता है, लेकिन कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। दूसरी चीज़ जो डीसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ज़ीरो, नो फ्रीक्वेंसी। याद रखना है, डीसी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कई बार DSSS में भी पूछा गया है कि यहाँ पर जो करंट का चेंज होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है पीरियोडिकली, बट यहाँ पर हमेशा फॉरवर्ड होता है। तो ये तो आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड होता रहता है, लेकिन ये हमेशा फॉरवर्ड रहता है, ठीक है? यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका? द करंट लेग्स वोल्टेज, नहीं, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, बिल्कुल सही, वोल्टेज एंड करंट फेज में होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, तो वोल्टेज एंड करंट फेज में होते हैं। देयर मिनिमा जीरो एंड मैक्सिमा अकर्स एट द सेम रेस्पेक्टिव टाइम्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 67, एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड, अभी हमने AC DC की बात करी,
सो इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र क्या करते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वोल्टेज ऑफ एसी। देखा था ना कि डीसी में नहीं होता है ऐसा, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कर देते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। मेटेलिक प्लेट इज़ गेटिंग हीटेड, कैसे हीट होती है मेटेलिक प्लेट, जब उसको डीसी करंट पास करो, ठीक है, जब उसको एसी करंट पास करो तब भी हो जाएगी। अगर प्लेट को आप टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप स्पेस वेरिंग, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली। हाँ, ये भी सही है क्योंकि आप टाइम मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। यहाँ पर प्लेट इज़ प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग नहीं, टाइम वेरिंग चल सकता है, स्पेस वेरिंग नहीं होगा। तो ए, बी, सी इसमें होने चाहिए आपके 3 सही, तो 3 आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ग्राफ कुड यहाँ पर आपका रेजिस्टिविटी और कॉपर, सो ये आपका तो सिंपल आपका 2 आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में, अच्छा ऐसा करिए, कितना टाइम हो गया है, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ। जितने क्वेश्चंस यहाँ पर है आप एक बार देख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चंस रह रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहे, क्योंकि बाकी सारे मुझे सिंपल ही नज़र आ रहे हैं। जो आपके ऑप्शंस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले में क्या होता है, आप आंसर देख लेते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता। जैसे यहाँ पर है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस कौन सा होता है, ये कौन वैक्स, ठीक है, मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स में लेंस की बात हो रही है ना। अगर मैग्नीफाइंग मिरर की बात होती तो कॉनकेव होता, ये भी ध्यान रखना, कॉनकेव। तो वो रियल होता है, रियल तो नहीं होता, वहाँ पर इरेक्ट इमेज बनती है, लार्जर बनती है। मैग्नीफाइंग की बात हो रही है तो लार्जर बनेगी, डाइवर्जिंग नहीं, वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 सही हो गया। ऑब्जेक्ट इनसाइड, हमेशा इनसाइड द फोकल पॉइंट, नेसेसरी आउटसाइड नहीं होगा। सो 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपका मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट, ये आप में यूनिफ़ॉर्म मोशन पूछा है यहाँ पर, यूनिफ़ॉर्म मोशन। तो आपका स्पीड और टाइम जब एक साथ यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म मोशन होगा, ये भी आपका यूनिफ़ॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन ये नहीं होगा। यहाँ तो मोशन ही नहीं हो रहा डी वाले में, तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी 3, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो। किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आ रही है सो प्लीज़ लेट मी, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये लास्ट आपका हो रहा है 91 यहाँ पर आपके सामने। सिंपल सिंपल ये तो बायो के क्वेश्चन है आगे, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, नहीं समझ आ रहे हैं आंसर, तो आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पर ना, ये जो ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन में। तो ये आपको ना थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहिए। मैग्निफिकेशन, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन होता है जब एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के अंदर वो बढ़ जाता है। मैग्निफिकेशन जब ट्रॉफिक लेवल्स में आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर बायो मैग्निफिकेशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 96, इसमें आप देखो, एज पर द एनईपी 2020 असेसमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी, असेसमेंट ऑफ एजुकेशन मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेटिव को वहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। सो फॉर्मेटिव भी होगा, असेसमेंट ओनली तो नहीं होगा, ठीक है। असेसमेंट होता है लेकिन ये समेटिव, लेकिन ओनली नहीं होगा। सो प्रमोट लर्निंग डेवलपमेंट, टेस्ट हायर ऑर्डर, बिल्कुल सही है। सो 1 2 4, 1 2 4 किधर है, 1 2 4 तो दिया नहीं है, सॉरी 1 3 5, ये है आपका 1। फिर है एनईपी 2020 में न्यू का इसका क्या मकसद है, 5+3+3+ फार्मूला का फ्लेक्सिबल मल्टीडिसिप्लिनरी, बिल्कुल सही। यहाँ पर कितना प्रॉमिस किया है, 6% प्रॉमिस किया है। ई ट्रिपल सी डबल सी ई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये क्या कितने साल की होती है, 3 to 6 ईयर, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर है क्लोजली शोन वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी, ये सब अर्थ के साथ, जैसे अर्थ के साथ ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अप डाउन, ये आंसर होना चाहिए 1 वाला, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका। सो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, कहीं पर क्वेरी आ रही है सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। कितने क्वेश्चन रह गए यहाँ पर, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है। अरे 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 अरे, अच्छा ठीक है, इसके लिए जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा पार्ट हो रहा है। सो इसमें इंग्लिश भी, इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर आपको मैं बता देती हूँ। आई हैड रिसीव्ड, और यहाँ पर ब्रेड एंड बटर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, ये सिंगल, ये क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने क्वेश्चंस इसमें हो पा रहे हैं, बिकॉज वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है अगर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो कर देती हूँ। सो प्लीज़ इसको ज़रा आप मैनेज कर लीजिएगा। डैमेज का यहाँ पर कंपनसेशन है, कॉपर इज़ अ यूज़फुल आर्टिकल, तो यहाँ पर देखो। और बाकी तो ये ईज़ी है, देखो हिंदी वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से कर लो जितने भी क्वेश्चन हैं। बाकी बंगाली, डोगरी वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुजराती, हिंदी फिर से आ गई, ये दूसरा वाला पार्ट आपका हिंदी का, जो 6 वाला पार्ट मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर आ जाती है कन्नड़। सो इट वाज़ ऑल अबाउट द EMRS 2023 क्वेश्चन पेपर, TGT साइंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।